हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनरेशन या पुनरुद्भवन के बारे में पढ़ेंगे। पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणियों में शरीर का कोई भाग या कोई अंग यदि पुराना हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो वापस पुनर्निर्मित होता है या वापस से बन जाता है। तो ये पूरा प्रक्रम कहलाता है पुनरुद्भवन। ये प्रक्रम सामान्यतः हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में कुछ स्पेशल प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उनके द्वारा होता है और जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। वैसे अलग अलग प्राणी समूहों में इन स्टेम सेल्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा की या सिलेंट्रेटा में इन स्टेम सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जबकि जो चपटे कृमि हैं उनमें ये नियोब्लास्ट सेल कहलाती है। इसी प्रकार से एनेलिडा समूह में भी स्टेम सेल्स को नियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमारे में इनका नाम स्टेम सेल्स ही होता है। सामान्य तौर पर पुनरुद्भवन की क्षमता जो अल्प विकसित या सरल प्राणी हैं उनमें सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि उनमें स्पेशल अंगों का या स्पेशलाइज्ड सेल्स का अभाव होता है। इसलिए उनमें अंगों को पुनर्निर्मित करना थोड़ा सरल होता है, इसलिए उनमें पुनरुद्भवन सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अलग अलग प्राणी समूहों में अलग अलग प्रकार से रीजनरेशन देखा जाता है, जैसे कि हाइड्रा, फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म। इनमें जो मैक्सिमम लेवल तक हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन पाया जाता है। इसके अलावा स्टार फिशेस, क्राई फिशेस, इनमें भी कुछ हद तक या कुछ अंगों का रीजनरेशन संभव है। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट समूहों की, तो उनमें एम्फीबिया, लिजर्ड्स आदि में रीजनरेशन काफ़ी सामान्य है। जैसे हम जानते हैं कि जो एम्फीबिया है उनका लिम्ब अगर कट जाता है, भुजा अगर कट जाती है तो वो रीजनरेट हो सकती है। इसी तरह से रेप्टाइल्स में जो लिजर्ड्स हैं उनमें भी हम टेल का रीजनरेशन काफ़ी कॉमनली अपने आसपास देखते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मनुष्यों में स्किन, हेयर, नेल और बोन ये टिश्यूज़ अपने आप को रीग्रो कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि हमारे शरीर में लिवर ही केवल एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने आप को वापस से रीजनरेट कर सकती है या रीग्रो कर सकती है। अगर लिवर का सिर्फ 1/4 भाग भी हमारे शरीर में रहता है तो वो पूर्णतः खुद को निर्मित करके अपना पूरा आकार ले सकती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वो रीजनरेट हो सकता है। यहाँ जैसे हाइड्रा दिखाया गया है, हाइड्रा में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। अगर किसी हाइड्रा प्राणी को बीच से काट दिया जाए तो उसके जो 2 भाग हो जाते हैं, ऊपरी और निचला भाग, दोनों भाग अपने अपने जो अंग हैं उनको पूर्ण रूप से वापस रीग्रो कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं और 2 अलग अलग नए हाइड्रा प्राणियों का उद्भव हो जाता है। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। पुनरुद्भवन अलग अलग कोशिकाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसा पहला फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, या जिसे हम कायिकीय पुनरुद्भवन कहते हैं। यह सामान्यतः प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें किसी प्रकार कोशिकाओं की वियर एंड टियर होने या कोशिकाओं के पुराना हो जाने पर या उनका जीवन काल पूर्ण हो जाने पर उनका रिप्लेसमेंट फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहलाता है। जैसा हम देखते हैं कि हमारी स्किन की सेल्स जो जनरली विंटर्स में रिप्लेस होती है, तो वो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन है। इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। तो 120 दिन के पश्चात ये कोशिकाएं अब सर्कुलेशन से हट जाती है और इनकी जगह नई कोशिकाएं बनती है। तो ये भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहलाएगा। तो सामान्य तौर पर कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट हमें कायिक रीजनरेशन कहलाता है, जबकि रिपेरेटिव या दूसरे प्रकार का जो रीजनरेशन है उसमें जो कोई अंग शरीर का अपने आकार या प्रकार किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए और फिर अगर उसका पुनरुद्भवन होता है तो वो रिपेरेटिव रीजनरेशन, मतलब उसको रिपेयर किया गया। जैसे कि अगर चोट लग जाती है और इस प्रकार से जो घाव बनता है, जो कि सामान्यतः हमारे शरीर में इस तरह की प्रक्रिया अपने आप नहीं होती, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि वुंड बनने के बाद जो वापस कोशिकाएं बनती है वो है रिपेरेटिव रीजनरेशन। लेकिन सामान्य ऊपरी सतह से कोशिकाओं का लगातार हटते रहना कहलाता है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। रिपेरेटिव रीजनरेशन हम देखते हैं छिपकली की पूंछ में। जब छिपकली की पूंछ अगर टूट जाती है, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसकी जगह नई पूंछ का बनना, घावों का भरना, या सैलामेंडर या एम्फीबियंस की भुजाओं का वापस उगना, ये सभी रिपेरेटिव रीजनरेशन के प्रकार हैं।
रीजनरेशन के फलस्वरूप बनने वाले अंगों के आधार पर रीजनरेशन दो प्रकार का होता है, एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। इस प्रकार के रीजनरेशन में प्राणी के शरीर का कोई अंग कटने पर उसका वापस पुनरुत्थान होगा, वापस से कटे हुए भाग से उसमें जो उत्तक बच जाते हैं उनके डी डिफ्रेंशिएशन से वापस से नए अंग का उग जाना कहलाता है एपिमॉर्फोसिस। जबकि इसके विपरीत मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन, इस प्रकार के पुनरुद्भवन में किसी प्राणी के शरीर के एक छोटे से हिस्से से संपूर्ण प्राणी के बनने को मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। जब इस प्रकार की क्रिया जनरली जो छोटे और सरल प्राणी होते हैं केवल उनमें ही पाई जाती है, जबकि एपिमॉर्फोसिस थोड़े डेवलप्ड एनिमल्स में या इवन वर्टिब्रेट्स में भी हम देखते हैं। मॉर्फोलेक्सिस में या मॉर्फोलैक्टिक रीजनरेशन में जो प्राणी का बचा हुआ भाग है, बॉडी का जो बचा हुआ टिश्यू है, उसके संपूर्ण टिश्यू की रीमॉडलिंग होती है और उससे पुनः नए प्रकार की कोशिकाएं बनती है जो कि प्राणी के संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। लेकिन इसके फलस्वरूप जो प्राणी बनता है पुनरुत्थान के फलस्वरूप, वो आकार में छोटा होता है और ये धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्राप्त करके, फूड प्राप्त करके वापस से अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। जबकि एपिमॉर्फोसिस से बनने वाला जो अंग है वो प्रारंभ से ही सामान्य आकार का होता है। यहाँ हम बात करेंगे कि जब एम्फीबिया का अगर कोई भुजा कट जाती है और उस भुजा का वापस रीजनरेशन होता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं या कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस आती है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहली स्टेज है एम्पुटेशन। किसी भी एम्फीबिया के किसी भुजा का कट जाना कहलाता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के फलस्वरूप जो भी भुजा के अंदर उत्तक हैं वो अब सतह पर एक्सपोज हो जाते हैं, सतह पर दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भुजा के कटने पर अंदर की रक्त वाहिनियाँ, अंदर की उत्तक और इसमें भुजा में पाए जाने वाली हड्डियाँ सरफेस पे या घाव के द्वारा बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। इस समय भुजा के चारों ओर एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होती है और इसमें अंदर की तरफ डर्मिस भी दिखाई दे रही है और मसल्स भी कहीं ना कहीं बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। एम्पुटेशन की अवस्था के कुछ ही देर में जब ब्लड लॉस होता है या उस घाव से रक्त प्रवाह होता है, कुछ देर के बाद में ये रक्त का बहना रुक जाता है और यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। तो जहाँ भी घाव है उसके ऊपर रक्त का एक क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है और रक्त स्त्राव रुक जाता है। अब धीरे धीरे सेकेंड स्टेज आती है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग अवस्था में जो भुजा कट गई है उसके चारों ओर किनारों पर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है वो एपिडर्मिस धीरे धीरे ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके वुंड को कवर कर लेती है। जो घाव है उसको ऊपर से आकर घेर लेगी या उसको एक तरह से हम कहते हैं कि आवृत कर लेती है। तो इस आवरण बनाने के बाद उस एपिथेलियम को कहते हैं हम वुंड एपिथेलियम। इस वुंड एपिथेलियम के बनने के बाद घाव एक तरह से एक पतले स्किन के आवरण से ढक जाता है, अब वो सीधे बाहर खुला नहीं है। इसके पश्चात अब अंदर के जो उत्तक हैं जो अब एक छोटे से पतले से त्वचा के आवरण से ढक गए हैं या जिसे हम वुंड एपिथेलियम कहते हैं, उससे आवृत हो गए हैं। अब अंदर के उत्तकों का जो कट गए थे उनका डी डिफ्रेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात जैसे बोन्स, मसल्स, रक्त वाहिनियाँ और आसपास के जो भी उत्तक थे, डर्मिस वगैरह, वो अपने सामान्य स्वरूप से वापस अविभेदित हो जाएंगे और एक तरह से मेसोडर्मल कोशिकाएं बना लेंगे। ये मेसोडर्मल कोशिकाएं आकर वुंड एपिथेलियम के नीचे एकत्रित होती जाती हैं और इस तरह से एकत्रण से एक छोटी सी कैप का निर्माण होता है जिसे हम एपिकल एपिडर्मल कैप कहते हैं। इस एपिकल एपिडर्मल कैप की कोशिकाओं में आगे से आगे और विभाजन होने से यहाँ कोशिकाएं एकत्रित होती जाती हैं और एक तरह से उभार बन जाता है। इस उभार वाली अवस्था को हम कहते हैं कोन स्टेज। जब उभार बनता है, कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं, इसके बाद इन बनी हुई कोशिकाओं का वापस से रीडिफ्रेंशिएशन या पुनर्विभेदन होगा। पहले यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी कि पहले जो विभेदित कोशिकाएं थी हड्डियों की या मांसपेशियों की, उनका अविभेदन हुआ या डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, वह सामान्य कोशिकाएं बन गई। अब ये सामान्य कोशिकाएं संख्या में अधिक हो जाती हैं और वापस से विभेदित होंगी, वापस से जो भी उस भुजा को बनाने में आवश्यक उत्तक चाहिए उसका निर्माण करेंगी। तो रीडिफ्रेंशिएशन की अवस्था में पुनः हड्डियों का
मांसपेशियों का तथा रक्त वाहिनियों का बनना प्रारंभ हो जाता है, जहाँ कटा हुआ क्षेत्र था भुजा का उस स्थान पर। इस अवस्था को हम कहते हैं पैलेट स्टेज, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा गोल पैलेट के समान संरचना बनने लगती है। पैलेट स्टेज के पश्चात जैसे जैसे कोशिकाएं विभेदित होती जाती हैं वह आकार लेती जाती हैं। अब यहाँ पे भुजा बनाने के लिए आवश्यक धीरे धीरे शेप बनने लगता है, नॉच बनने लगती है, जो भुजा के बीच की अंगुलियों के बीच की जो भी जगह है वो बनने लगती है। इस अवस्था को कहते हैं नॉच स्टेज। नॉच स्टेज के बाद में डिजिट अवस्था बनती है। डिजिट जहाँ आप भुजाओं के अलग अलग उभार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, ये नॉच अवस्था में सिर्फ बीच में एक गर्त बना था, जबकि डिजिट स्टेजेस में आप ऐसे उभार देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से अंगुलियाँ या इनके डिजिट बनेंगे। ये इनिशियल डिजिट स्टेज है। इसके बाद में ये भुजाएं, ये अंगुलियाँ थोड़ा सा शेप ले लेगी, आकार में वृद्धि करेगी, और इसके बाद बनती है लेट डिजिट स्टेज, जिसमें कि एक तरह से संपूर्ण भुजा अपने आप का अपना रूप ले लेती है और पूर्ण रूप से जो अंग कट गया था या जो लिम्ब कट गया था वो वापस रीग्रो हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एम्फीबियन की भुजा के रीजनरेशन में या लिम्ब की रीजनरेशन में जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनमें है एम्पुटेशन, हीलिंग, डी डिफ्रेंशिएशन, कोन स्टेज, पैलेट स्टेज, रीडिफ्रेंशिएशन या नॉच स्टेज एंड डिजिट स्टेज। थैंक यू।